हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला है, यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक्स बातें करी थी। एकदम बेसिक से मैंने बात किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। फिर हमने बात किया अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, मान लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, इसके किसी एनी जनरल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर हमने बात किया था अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स आएगा, और हमें पता चला था कि उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होगा अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो फिर हमने बात किया था कि भाई जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहता है और जो निगेटिव चार्ज है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है, जिसके वजह से इस पर एक ट्विस्ट होता है, ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं टॉर्क। तो फिर वो टॉर्क भी हम लोगों ने निकाला था लास्ट क्लास में, और हमें पता चला था कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ई हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा था। और वहां से हमें पता चलता है पीई साइन थीटा, जो कि थीटा पर डिपेंड करता है। और 3 केसेस लिया था कि अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दे 0 एंगल पर तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, 180 पर रख दे तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 180 जीरो, साइन 0 भी 0 होता है। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर टू दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दे तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क P क्रॉस E से आप निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आती है P साइन थीटा। साइन 90 पुट कर देंगे तो वहां से वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो बहुत ही डिटेल हमने बात किया था। आज उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद आप इसको देखें, तब आपको ज्यादा बात समझ में आएंगे। एक बात और ध्यान में रखना है कि इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी आपको मिलेगा और बड़े आसान सब क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, अगर आप +2 की तैयारी कर रहे हैं तो +2 में ये सब डेरिवेशन वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, एक एक बात को अच्छे से समझना है। तो एक बात बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो हम लोगों ने 11th में सीखा है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो वहां पर उसके पीछे होगा वर्क डन। यानी कि अगर कोई वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है तो वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। और हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वर्क डन कितना आ रहा है। अगर वो वर्क डन मिल जाता है तो उसी के बराबर हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बड़े आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना आता है। तो यहाँ पर मैंने उन सारी चीजों को दिखाया गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो कि एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन 2a है, और ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाया हुआ है। इस पर QE फोर्स इधर लग रहा है फील्ड के डायरेक्शन में, इस पर एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, किसके? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये धीरे धीरे ट्विस्ट होना शुरू करेगा। तो आपको बताना था कि इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो हमें पता है कि फोर्स 0 लगता है। टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क P sin थीटा लगता है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। और पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप वर्क डन निकालो। अगर वर्क डन आप निकाल लेते तो बड़े आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो भाई साहब मैं बताया वर्क डन बराबर क्या होता है, F डॉट डी, या आप FD लिख सकते हैं अगर इनके बीच का एंगल 0 है। लेकिन हम लोग इसको यहाँ यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्क डन हम लोग यूज करते थे लीनियर मोशन के लिए, यानी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन में है तब जो वर्क डन आता था तो हम लोग इसकी मदद से फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा। अब देख रहे हैं यहाँ डायपोल हमारा गोल गोल घूम रहा है, यानी कि उस पर ट्विस्ट हो रहा है। ट्विस्ट होने की वजह से वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये लीनियर मोशन नहीं है, यहाँ पर एंगुलर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो हमें वर्क डन अगर निकालना है तो फोर्स की जगह हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। डी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है वो लीनियर वाला है, आपको एंगुलर वाला पोजीशन लेना पड़ेगा। एंगुलर पोजीशन का मतलब थीटा आपको लेना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये वर्क डन हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ थीटा होगा। अब एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है हम लोग एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, यानी कि स्मॉल थीटा हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखेंगे कि उस पर कितना वर्क डन आ रहा है, और उस वर्क डन को फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो आप कहोगे कि सर वर्क डन इज इक्वल टू, फिर हम लोग टाउ डी थीटा लेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, छोटा डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा वर्क डन, यानी dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो तो टाउ हमें पता है कितना,
पी क्रॉस ई यानी पी ई साइन थीटा और सारे वैल्यूज को पुट कर दे और उसको इंटीग्रेट कर दे तो बात बन जाएगी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ की वैल्यू कितनी आपको सर पी ई साइन थीटा डी थीटा। ध्यान रखना है कि ये जो आपका डायपोल है वो कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। घड़ी ऐसे मूव करती है ना, हाँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रखना है, हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके देखेंगे कि हमने कितना वर्क डन किया और उसी से हम फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सारा सम अप कर देंगे। फिर हम इन जनरल अभी एक फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम थीटा पुट करेंगे और आप बता सकते हैं कि कितना कहां पर वर्क डन होगा और कहां पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो खैर फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा वर्क डन से। वर्क डन बराबर क्या होता है एफ डॉट डी या एफ डी कह सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि ये लीनियर मोशन के लिए वैलिड होता है, हमें यहाँ एंगुलर मोशन के लिए चाहिए। तो सारी चीजों को बदल दो तो हमारा फोर्स की जगह क्या हो जाएगा टॉर्क आ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन आ जाएगा। अब हमें टॉ पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि टॉर्क का बराबर पी क्रॉस ई यानी पी ई साइन थीटा, उसको हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ई आपका साइन थीटा और डी थीटा, ठीक ना। तो अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ W आएगा, कुछ वर्क डन आएगा। P कांस्टेंट यानी P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो कांस्टेंट उसको बाहर कर लीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E भी कांस्टेंट, वो भी बाहर कर लीजिए। अंदर क्या बचा साइन थीटा डी थीटा। अब हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये सब आपको नहीं पता रहे ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नाउ फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सर हमारा वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा माइनस साइन को बाहर निकाल लो तो या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस पीई आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एक और बात, कई बार हम लोग जब इसको थीटा को यूज करेंगे तो आपको थीटा का एक लिमिट ले लेना है कि जब हम उसको मूव करा रहे हैं, हमने जब उसको ट्विस्ट कराया था, गौर से देखिए तो यहाँ पर हमने उसको ट्विस्ट कराया था तो हमारा एंगल वेरी कर सकता है ना, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो मैं उसको ट्विस्ट करूंगा θ1 से θ2 तक, तो उस केस में क्या होगा उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इसका कुछ नाम रख दो, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं आगे बात करूं इसी पर कुछ अगर हम लोग लिमिट ले लें, जैसे कि मैं ले रहा हूं θ1 से लेकर के θ2 तक, हमारा लिमिट क्या है θ1 से θ2 तक, तब जो वर्क डन आएगा गौर से देखिएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पीई, बेहतर होगा माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं माइनस पीई। अब देखें तो पहले अपर लिमिट, तरीका तो यही ना इंटीग्रेशन में कि आप पहले अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर cos θ2 माइनस cos θ1 ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहे तो माइनस साइन को अब अंदर कर दें तो फिर हम लोग लिख सकते हैं सर हमारा वर्क डन हो जाएगा आपका पीई, माइनस साइन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस cos थीटा हो जाएगा, ये प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो मैं उसको बाहर पहले लिख दे रहा हूं यानी कि cos θ1 एंड माइनस cos θ2। तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक और चीज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो हम उसको ट्विस्ट करा रहे थे तो मैं उसको यहां पर मान रहा हूं, ठीक ना, वो पहले ऐसे था डायपोल, अब मैंने ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे मूव कराना शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो अगर हम लोग कुछ वैसा करेंगे, गौर से देखिएगा, हम लोग कुछ वैसा करेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना चाहिए था। ओके, वैसा कुछ करेंगे तो हम θ1 का कुछ वैल्यू मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं θ1 हमारा 0, मतलब हम 0 डिग्री से मूव कराना शुरू करते हैं और θ2 थीटा तक ले जाते हैं, मतलब कहीं भी, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 180, 210, कुछ भी ले लो, अपनी मर्जी से आप उसको पुट कर सकते हैं। तो एक इन जनरल फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाएगा नाउ। तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आपका पीई, गौर से देखिएगा तो cos θ1 0 माइनस cos θ2 यानी कि cos थीटा। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगा, गौर से देखिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos 0 1 माइनस cos थीटा। आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको एएपीएमटी में देखने को मिल जाएगा,
+2 के एग्जाम में कई बार ये सब पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, मैं नाम दे दूं इसका इक्वेशन का, वो इक्वेशन नंबर 1 था, मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो वर्क डन जो हमें इक्वेशन 1 में मिल रहा था वो क्या मिल रहा था कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। देख लें एक बार, कहां चला गया वो, ये रहा, गौर से देखा, ये वाला है ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो इसको अगर नजर में रखते हुए काम करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस आपका P डॉट E, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, तो उनके बीच हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी P डॉट E इज इक्वल टू होता है PE cos थीटा। आपको याद होगा 11th में हम लोग पढ़ते हैं कि A डॉट B का मतलब हुआ AB cos थीटा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि P डॉट E का मतलब हो गया PE cos थीटा। निगेटिव साइन पहले से है तो निगेटिव साइन को आप साथ में रख सकते हैं ना हो। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि सर हमारा जो वर्क डन आ गया वो एक नए रूप में, नए फॉर्म में आ गया कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डॉट E यानी PE cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। इस वर्क डन को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। हमें पता है कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होता है प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन, विस्कस, एयर ड्रग ये सब नहीं है, तो हमारा ये वर्क डन 0 हो जाएगा। उसके बाद स्लोली मूव कराएंगे, जब भी हम डायपोल को मूव कराएंगे तो बड़े ही धीरे 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 मूव कराएंगे। जब आप धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, तो आप में किसी भी टाइप का काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, तो हमारा अगेन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो जो वर्क डन बचेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। इसी की मैं बात कर रहा था। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि सर वर्क डन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, यू से लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब माइनस P डॉट E मतलब माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। डायरेक्ट AIPMT में आपको मिलेगा 4 ऑप्शन में से एक। +2 में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर डायपोल का कुछ वैल्यू दे देगा और ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप अगर +2 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, डिफाइन करें इलेक्ट्रिक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ये बताएं, और साथ में पूछ देगा कि टॉर्क कितना होता है या पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये आप ड्राइव करके देखा। 5 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। कुछ कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी इसमें बनाया जा सकता है। मैं अभी एक क्वेश्चन उस टाइप का करा दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल लिया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आपका -q है और ये आपका +q है, और ये अभी कुछ एंगल बनाया हुआ है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री पर है, ठीक ना। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d दिया हुआ है, ठीक है। और d की जो वैल्यू है मैं मान लेता हूं कि वो आपका कुछ 10 mm है, ठीक ना। और ये जो q है ये आपका 10 माइक्रोकूलम है। ये जो थीटा है वो तो दिया ही है 30 डिग्री। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप फाइंड करो, एक नंबर में आपको F नेट बताना है, दूसरे नंबर में आपको टाउ नेट बताना है, तीसरे नंबर में आपको वर्क डन बताना है, चौथे नंबर में आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई, मतलब 3 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछा गया लेकिन है बेसिकली 3 ही, क्योंकि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। दूसरी बात टॉर्क का आपको बताना है और एफ नेट बताना है। तो एफ नेट किसको नहीं पता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर प्लेस कर देते हैं तो उस डायपोल पर रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं आता है। तो बगैर कुछ सोचे समझे आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब दे देंगे कि सर जो हमारा एफ नेट आएगा, मैं अगले पेज में चला जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो हमारा एफ नेट है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमारा कितना होगा
जीरो होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब भी हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखेंगे तो उस पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। दूसरी बात, अगर हम टॉर्क की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कि टॉर्क कितना होगा, तो हमें पता है कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर पी क्रॉस ई, यानी कि अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाएगा पीई आपका साइन थीटा। नहीं, अब पहले आप पी का वैल्यू निकाल दो, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी, यही तो होता है, इस पर हम लोगों ने बात किया हुआ है। तो क्यू इंटू डी, क्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, डी कितना है 10 mm, इसको ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। तो पी इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 mm यानी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी P इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी इस पर 10 पे कुछ नहीं है, पावर तो कितना है 1 है, तो इस पर भी एक पावर, इस पर भी एक पावर, यानी 2 पावर हो गया पॉजिटिव में। -6 और -3 मतलब -9, तो हम बोल सकते हैं कि 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर -9, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया वो 10 टू दी पावर -7 आया। इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड दिया था क्या? नहीं दिया था, तो इसको भी आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है। मान लो 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसमें हमने इसको डाला था, तो अब यहाँ से उसको बता सकते हैं क्या कि टॉर्क इज इक्वल टू हमारा पी कितना आ गया 10 टू दी पावर -7, ई कितना है 10 टू दी पावर 4, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 इंटू कितना 1/2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा टॉर्क आ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन मीटर, यही हमारा टॉर्क का यूनिट होता है। तो इतना कुछ उस पर टॉर्क लगेगा, ठीक ना। तो बड़े आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और वर्क डन, तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों बराबर ही था, यानी वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे -P.E, यानी कि कह सकते हैं -P.E cos थीटा। अब ये सारी वैल्यूज आपको फिर से पता है, P का वैल्यू अभी लाया था, कितना आया था 10 टू दी पावर -7, तो हम लोग लिख देंगे 10 टू दी पावर -7, ई का वैल्यू 10 टू दी पावर 4, कॉस कितना भाई तो 30, हम बोल सकते हैं -10 टू दी पावर -3 इंटू कॉस 30 कितना √3/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए तो बड़े आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इन सारे चीजों को प्रैक्टिस में रखिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि इससे आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके +2 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, +2 में आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको इसमें लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेरिवेशन वगैरह थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि डेरिवेशन भी कई बार पूछा जाता है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बात करेंगे, जेईई नीट के कुछ पीवाईक्यूज पर बात करेंगे जो डैपोल से पूछे गए। दूसरी बात, जो +2 में क्वेश्चन पूछे जा रहा है ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो उस पर भी हम लोग कुछ बात करेंगे। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।